नमस्कार साथियों। अभी आज हम आपसे बात करेंगे जनसंख्या पर। क्योंकि जनसंख्या किसी भी देश की बहुत ही आवश्यक तत्व है। किसी भी राज्य की अगर राजनीतिक परिभाषा में देखा जाए तो किसी भी राज्य की तत्वों में जनसंख्या एक प्रमुख तत्व है। और अभी रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की कि भारत की आबादी चीन से ज़्यादा हो गई है। इस बढ़ती आबादी के भारत के लिए क्या मायने हैं? एक बात और हम लोग जान लें कि भारत का जो विश्व क्षेत्रफल में अनुपात है वो केवल 2.4 है, यानी 2.4% है। और आबादी लगभग 5वां हिस्सा है विश्व की आबादी का। तो ये अनुपात कहीं ना कहीं ज़्यादा है। इसके क्या मायने हो सकते हैं हमारे देश पर और देश के विकास में? अगर आज हम एक बड़ी आबादी के देश बन गए हैं तो हमारा देश कैसे सशक्त और सुरक्षायुक्त बने, समृद्ध बने, इसके हम मायने तलाशेंगे इस बड़ी जनसंख्या नीति से। तो जनसंख्या जो किसी राज्य के आवश्यक तत्व होता है, इस पर बहस होती रही है। प्राचीन काल में, यानी जब यूनानी साम्राज्य या राज्य की बात शुरू हुई तो प्लेटो ने कहा 5040 चाहिए एक राज्य के लिए। उस राज्य में दास नहीं शामिल थे। अरस्तु ने कहा 10,000 चाहिए। किसी ने कुछ कहा, लेकिन तब से गंगा में बहुत पानी बह चुका है, बहुत आबादी, बड़े बड़े राष्ट्र बन गए हैं। पुनर्जागरण और राष्ट्र राज्य निर्माण की भावना से बड़े राष्ट्रों का उदय हुआ है। और बड़े राष्ट्रों में जनसंख्या की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है हम लोग देख रहे हैं। तो बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए बोझ है कि हमारे लिए ये उपहार है। जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि ना कम हो और ना ज़्यादा हो। इतना हो राज्य का जो भूभाग है, राज्य का मतलब यहाँ देश से, देश का जो भूभाग है, जो क्षेत्रफल है, उसके अनुपात में हो। क्योंकि अगर जनसंख्या अनुपात में नहीं रहेगी तो फिर समस्या पैदा करेगी, हमारे खान पान में भी, हमारे स्वास्थ्य में भी, हमारी शिक्षा में भी, हमारे व्यवसाय में भी। तो भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र कैसे बने? आंकड़े हैं कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 1,42,46,46,00,000 हो गई है, जबकि चीन की आबादी 1,42,57,00,000 हुई। यानी कुछ लाखों में अलग हो गए, लेकिन ये लाख फिर करोड़ों में हो जाएगा। हम पहले स्थान पर आ गए, लेकिन चीन का क्षेत्रफल भारत से 3 गुना लगभग ज़्यादा है। हमारा जो क्षेत्रफल है 32,87,000 है, उसका 96 लाख कुछ है वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग 3 गुना हमसे ज़्यादा है। अर्थात हमसे 192% ज़्यादा बड़ा है। इसके मायने क्या हो सकते हैं? बढ़ती आबादी को देखते हुए नियोजन को सख्त करना जरूरी है। साथ ही यह बड़ी आबादी के अनुपात में शिक्षा और रोजगार में समन्वय हो, क्योंकि जो शिक्षा में मिलता है, जो रोजगार देने में सक्षम होगा, यानी जहाँ शिक्षा होगी और जो शिक्षा रोजगार देने में सक्षम होगी, यानी हमें व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना होगा। यानी हर हाथों में अगर काम होगा तो हमारी बड़ी आबादी हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। आज भारत की आधी से ज़्यादा आबादी 30 साल से कम की है। ये किसी भी देश के लिए महान बनने का एक अच्छा अवसर है। अगर इस जनसंख्या को सही से मोबिलाइजेशन किया जाए, उन्हें सही शिक्षा दी जाए, सही व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, तो हमारी ये आबादी हमारे लिए उत्पादक सिद्ध होगी। हर हाथों में रोजगार हो तो भारत की शिक्षा का स्वरूप व्यावसायिक करना होगा। हमारे जो ITI हैं,
हमारे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं इनकी संख्या और गुणवत्ता दोनों बढ़ानी होगी। ITI कॉलेज की और पॉलिटेक्निक कॉलेज की संख्या भी और गुणवत्ता भी, जिससे बच्चा जो हाई स्कूल में पास हो रहा है अगर ITI कर रहा साथ में तमाम क्षेत्र में रोजगार पा जाएगा। पढ़े लिखे का रोजगार और श्रम का रोजगार दोनों में बड़ा डिफरेंस है। जो लोग सर से ऊपर के लिए कमाते हैं, गर्दन से ऊपर के काम कर कमाते हैं, उनकी इनकम ज़्यादा है। जो लोग गर्दन से नीचे के हिस्से से काम करते कमाते हैं उनकी इनकम कम है, आप देख लीजिए। तो शिक्षा हमारी ऐसी हो इस बड़ी जनसंख्या के लिए व्यावसायिक शिक्षा काम कर सके। चूँकि बढ़ती जनसंख्या को नियोजित न किया जाए तो यह बोझ का रूप ले लेती है। रोजगार ना हो तो यह अभिशाप बन सकती है। समाज में चोर, उदंड, नशाखोर और आतंक के रास्ते पर आबादी बढ़ सकती है। हमारे दुश्मन देश इसका फ़ायदा उठाएंगे अपने लिए, हमारे देश में आतंकवाद फैला सकते हैं। और जिस देश की आबादी रोजगार ना हो, अपने समय को गलत रास्तों पर काटेगी, नशा करेगी, आतंकवाद के रास्ते पर जाएगी, उस देश का विकास नहीं संभव है। उस देश का तो पतन होना स्वाभाविक है। इसलिए शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार सब जरूरी है। इसलिए गांधी की जो नई तालीमी शिक्षा थी, नई तालीम, इस पर विचार किया जाए कि ये अगर हमारे देश में हो, इस शिक्षा को लागू किया जाए। हालांकि शिक्षा नीति 2020 में गांधी की शिक्षा नीति को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, विचारों में समावेश किया गया है। गांधी जी कहते थे कि भारत की अधिकांश जनता की गरीबी का कारण यह है कि आर्थिक और औद्योगिक जीवन में हमने स्वदेशी नियम को भंग किया है। आर्थिक और औद्योगिक जीवन में हमने स्वदेशी नियम भंग किया। हमारे यहाँ स्वदेशी नियम क्या था? कुटीर उद्योग था, हर हाथों में काम था, हर हाथों में काम था, हर व्यक्ति रोजगार में अपने व्यस्त था। और शायद यही कारण रहा होगा कि जब हर हाथों में रोजगार रहेगा, शिक्षा भी रहेगी, तो देश सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो शायद प्राचीन काल में हमारा देश अपनी व्यवस्था के कारण से सोने की चिड़िया था। जो हमारी सामाजिक व्यवस्था संरचना थी वो बड़ी दिव्य थी, क्योंकि हर हाथों में काम था। आज हर हाथों में कहाँ काम है, केवल बेरोजगारी का साम्राज्य है। सरकारी क्षेत्र में रोजगार बहुत कम है, प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार की बात संरचना नहीं है। इस पर सरकार को काम करना चाहिए और ये सरकार काम कर भी रही है। स्वदेशी एक ऐसा धार्मिक सिद्धांत है जिसका पालन सब लोगों को करना चाहिए। गांधी की शिक्षा नीति के 3 आयाम हैं। गांधी के शिक्षा नीति के 3 आयाम हैं। कौन कौन से? वो कहते थे हेड, हैंड और हार्ट, अर्थात बालक के हाथ से काम करना सीखे, उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो और बालक संवेदनशील हो। यानी हेड, हैंड एवं हार्ट, ये शिक्षा नीति में शामिल हो। नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और 6 जुलाई 1947 को गांधी ने हरिजन में लिखा था कि अधिकारों से ज़्यादा अगर कर्तव्यों के प्रति सचेत हो तो मनुष्य जाति में जल्दी ही व्यवस्था और अमन कायम हो जाएगा। बड़ी आबादी अगर हमारी है, अगर हमारी आबादी शिक्षित हो, टेक्नोक्रेट हो जाए, तो विश्व के बहुत सारे देशों में आबादी घट रही है। यूरोप के देशों में आबादी बढ़ाने की बात है। चीन की जनसंख्या बूढ़ी हो रही है। हम अगर अपनी आबादी को टेक्निकल हैंड, तकनीकी व्यवसाय और संवेदनशीलता में परिपक्व कर सकें तो हमारी बड़ी आबादी हमारे देश के लिए सर्वोच्च स्थान, सर्वोच्चता कायम कर सकती है और हम शक्तिशाली राष्ट्र की कदम में आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन दुनिया में हमारी बात होगी। नमस्कार मित्रों, हम लोग मीडिया ग्रुप पर ऐसे ही मुद्दों पर बात करते रहेंगे।
और मुस्कुराते रहेंगे और खिलखिलाते रहेंगे। नमस्कार मित्रों।